हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के टॉप 550 क्वेश्चंस। एक्चुअली हमने क्वेश्चंस क्यों यानी डिस्कस करने का वो रखा हुआ है, यानी फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स आप समझ भी लो, ठीक है, यानी आपने कॉन्सेप्ट सपोज आपने समझ भी लिया, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो और क्वेश्चंस का आंसर नहीं पा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हम इन 550 क्वेश्चंस में केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट का एक तरीके से रिवीजन भी कराने वाले हैं कि आप रिवाइज भी कर लो और उसके थ्रू यानी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी भी ले आइए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे काम करते हुए करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर में हम ये भी बताने वाले हैं कि हम 550 क्वेश्चन एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे। 50-50 के स्लॉट्स में हम 11 पार्ट में इस पूरे उसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये बेसिकली है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको किसी भी साल का हो प्रीलिम्स, उसमें आपको हेल्प आउट रहेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ईपीएफओ हो या स्टेट पीसीएस हो, सब में आपको ये हेल्प आउट रहेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अदर पार्ट्स। ओके, एंड सीरियसली आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। हम एक साथ पूरे कमेंट्स को यानी जब कम से कम 20 तक कमेंट हो जाएंगे तो हम उसका एक वीडियो बना के उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इकोनॉमिक्स का एक प्रीवियस ट्रेंड देख लेते हैं यूपीएससी में कैसा रहा हुआ है। ठीक है, वाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप सबको पता है जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है, तो हमेशा देखिए यानी मिनिमम परसेंटेज वेटेज जो रहा हुआ है 15% रहा है। बाकी कभी 24, कभी 23, कभी 22 और पिछले साल रहा है 17%। उसमें से भी जो आपका ये देखेंगे तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस घटते बढ़ते रहे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एरियाज ना जो स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनने अभी भी कैप्चर करके रखा हुआ है। और स्टैटिक फैक्चुअल में तो ये रहता है कि पिछले 2 साल में बढ़ा घटा ऐसा है। तो अगर आप केवल स्टैटिक फैक्चुअल करके जाते हैं और अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं जानते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे इन्फ्लेशन में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा या एक्सपोर्ट में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको इन क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, और उसके साथ ही अगर आप करंट में जैसे कि बजट को नहीं पढ़ के गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे को नहीं पढ़ के गए हैं, तो आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम इन सभी चीज़ों को समराइज करके आपको इन 550 क्वेश्चंस में जो हैं उनको आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ द इंडियाज जीडीपी। तो जीडीपी का सबको वैसे पता होगा, नॉर्मल डेफिनेशन में बोल देता हूँ। जीडीपी होता है कि आपका फाइनल गुड्स जो है, जो आपने बनाई हुई है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इतने में आपकी जीडीपी की डेफिनेशन हो गई है कि फिक्स वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विच प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखे जाएं तो पहला क्वेश्चन, एक्टिविटीज इन इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये आएंगे या नहीं आएंगे जो अदर कंट्रीज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये याद रखिए, जो डोमेस्टिक टेरिटरीज है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल टेरिटरीज एंड द जियोग्राफिकल टेरिटरीज। वाई? क्योंकि एक चीज ये याद रखिए कि 220 नॉटिकल माइल्स जहां तक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यानी कि मिनरल्स को, वो इकोनॉमिकल टेरिटरी कहलाती है, नॉट अ पॉलिटिकल और द जियोग्राफिकल टेरिटरी। तो इकोनॉमिकल टेरिटरी अलग तरीके से डिफाइन की जाती है वर्ल्ड सिनेरियोज में। तो उसी के हिसाब से जो हमारे इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स वाले एरिया जो रहते हैं वो भी यानी इकोनॉमिकल टेरिटरीज में आते हैं। दैट्स वाई ये जो है कि उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड या एक्टिविटीज की जाती हैं वो इंडियन जीडीपी में आती हैं। सेकंड, एयर इंडिया सर्विस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। यप, एयर इंडिया हमारी यहाँ की कंपनी है और वो दूसरे जगह पे सर्विस दे रही है, तो वो इंक्लूड होगी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडियन इन इंटरनेशनल वाटर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मर्चेंट नेवीज के जो एम्प्लॉय रहते हैं, वो रेसिडेंट ऑफ इंडियन हैं और इंटरनेशनल वाटर पे वर्क करते हैं। ओके, तो
उनकी सैलरीज हमारे यहाँ आती है, हमारी जीडीपी में, उनकी सर्विस हमारी जीडीपी में इंक्लूड होती है नहीं होती है? होती है। सो दैट्स ऑल्सो राइट। परचेज ऑफ मूवी टिकट बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया, कि भैया कोई बनारस घूमने आया और उसने बोला कि यार चलो कोई मूवी देख लेते हैं, उसने टिकट लिया बनारस के किसी सिनेमा सेंटर का और उसने वहां पे जाके मूवी देखी, तो हमने उसको पॉपकॉर्न दिया, हमने उसको सीट दी, हमारे एसी हमारे पंखे की उसने हवा खाई, तो भाई एक्चुअली हम उसने हमारी सर्विस को यूज किया ना, तो वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट हो गया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इज द डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की अभी हमने डेफिनेशन की हुई थी, तो अगर हम उसको ही देखें, इट इज द वैल्यू एडेड बाय द ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। हाँ, जितनी फर्म्स ने जितना चीजें प्रोड्यूस की हुई हैं उन सबको एक्यूमुलेट कर लो, यानी जीवीए का समअप कर लो हर एक सेक्टर का, तो आपका ये आ जाता है जीडीपी। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। क्या अब भी डेफिनेशन हुई थी? इट इज द सम टोटल ऑफ फाइनेंशियल फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर ये सही है कि इन तीन ने किया, लेकिन इसमें ये नहीं है कि इनमें इनने कितना अपना एक्सपेंडिचर इंपोर्ट की वस्तुओं में किया, ठीक है, और कितनी हमारी जो चीजें थी वो एक्सपोर्ट हो गई, यानी कि इसमें इनने नेट एक्सपोर्ट की बात नहीं बोली। अगर वो इसको भी नेट एक्सपोर्ट को इसमें ऐड कर लेते तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है, जीडीपी को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता। बट इनने केवल बोला कि इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड, इस कारण से ये प्रॉपर पूरा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ जो हमारी गवर्नमेंट या हमने भी की होंगी, हम चाइना के इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे झंडे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसको अगर आप इसमें इंक्लूड नहीं करो तो वो रियल जीडीपी कैसे आपको पता चलेगी कि हाँ हमारी जीडीपी इतनी थी? तो इस कारण से ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पॉइंट है, इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ला सबको पता होना चाहिए, वैसे मैं इसको याद रखता हूँ, एल स्क्वायर सी ई, एल सी ई, ठीक है। ये हो गया लैंड, ये हो गया लेबर, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों के द्वारा जो की जाती है वो भी जीडीपी को यानी एक्सप्लेन करती है। ओके, सो 1, 2 and 3 are the 1, 2 and 4 are the right answer. So what is the option? C is the right option. अब अगर हम consider the following statement, capital goods are the final goods and are not used as an input. Capital goods are the final goods and not used as an input. Yep, ये गलत आंसर है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक चीज ये याद रखिए, जो गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड्स भी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल होते हैं, ठीक है, और एक होता है कंजम्पशन, ठीक है। तो अब अगर आप कैपिटल गुड्स की जो बात करेंगे, जो कैपिटल गुड्स होते हैं आप सबको पता है, जैसे मशीनरीज हो गया, ये कैपिटल गुड्स हो गए, आप इनको यूज करते हो या नहीं करते हो? जब मशीनरीज होते हैं एक इनपुट के रूप में इनको यूज करते हो, यानी कैपिटल गुड्स आपने मशीनरी स्टेब्लिश की, उसी के बाद वो कंजप्शन वाली चीजें आप क्रिएट करते हो, तो कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी हो जाएगी अगर आप इनको इनपुट के जैसे यूज नहीं करोगे। कोई भी बड़ी मशीनरी आप स्टेब्लिश कर रहे हो, कैपिटल गुड्स है, वो इनपुट के जैसे ही काम करेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स आर द कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे क्या है, ये इनका कोई यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके आप कई बार कैपिटल गुड्स बनाते हो, ठीक है। लाइक इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, सबसे बड़ी बात है कि एल्यूमिनियम की सीट हो गई, एल्यूमिनियम की सीट आपने ली और उसको यूज कर रहे हो आप, यानी सपोज आप बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए यूज कर रहे हो कि आप बना सकते हो उसके द्वारा अलमारी बना सकते हो, ठीक है, और या फिर आप ऑटोमोबाइल्स में उसको बना सकते हो, तो उस हिसाब से। सो दिस ऑल्सो बी रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर यूजिंग द करेक्ट आंसर बिलो, यहाँ पे थोड़ा सा पहले से मार्क है। ओके, द राइट आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन? कौन सी चीजें नॉट काउंटेड, काउंटेड नहीं की जाती?
इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज एंड री एक्सपोर्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिन जिनको जीडीपी के बारे में वो नहीं है, इंडिया की इनफॉर्मल सेक्टर्स की एक्टिविटीज को इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। और नॉन ऑर्गेनाइज वाले एरियाज जो रहते हैं उनको भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फॉर्मल सेक्टर रहते हैं, ठीक है, जो जीएसटी बीएसटी में है, उनसे हम एक रफ वे में एस्टिमेट निकालते हैं कि कितना इनफॉर्मल सेक्टर होगा अगर फॉर्मल सेक्टर इतना है, और उसके हिसाब से इनफॉर्मल सेक्टर्स की एक्टिविटीज को हम डिसाइड करके उसके काउंट को हम जीडीपी में ऐड ऑन करते हैं। ओके, री एक्सपोर्ट क्या होता है? सपोज हमने कोई चीज इंपोर्ट करी, उसका यूज किया और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हो गया री एक्सपोर्ट। यानी सपोज, यानी आप सभी ने दिल्ली मेट्रो देखी होगी, कितने अंदर अंदर से टनल उसकी बनाई गई है। तो उतनी बड़ी टनल बनाने के लिए एक मशीन बनती है, टनल बोरिंग मशीन, टीबीएम, ठीक है। पहले क्या था, ये फ्रांस की स्पेस मशीन है, ठीक है। ये आप बुलाते थे, आप उसको यूज करते थे, ठीक है। यूज करने के बाद आप इसको भेज देते थे इसके सर्टेन चार्ज को पे करके, तो री एक्सपोर्ट हो गया। तो री एक्सपोर्ट यानी हमने सर्विस वहां पे दी, तो इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम इसको यूज करते थे। तो ये जो री एक्सपोर्ट है, इट्स ऑल्सो कैलकुलेटेड एंड इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज इज ऑल्सो काउंटेड। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज नाइदर वन और द नाइदर टू। Fifth question. If India is experiencing economic growth, then which of the following statement must hold true? अगर इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस करता है तो कौन सी वाली चीज जो है वो यहाँ पर होगी, ओके, ट्रू होगी। तो देखिए, पहली बात तो रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी विल इंक्रीज, नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज। यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना कि इस बार 5% से बढ़ रही है जीडीपी, फिर 6% से बढ़ेगी, ये 7% से बढ़ेगी, रेट ऑफ, ये रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज क्या होगी, क्या, ठीक है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब रियल जीडीपी विल इंक्रीज, देखिए रियल जीडीपी क्या होता है, आपने एक बेस ईयर ले लिया 2011-12 सपोज, वहां पे आपने एक प्राइस डिसाइड किया वहां पे, यानी हर चीज का एक प्राइस डिसाइडेड है। सपोज कि वहां पे आपने देखा कि किसी भी चीज का ले लें, यानी कोई चीज एक वस्तु है, ए है, या फिर चावल चावल है, वो 10 किलो, 10 रुपए पर केजी है, ठीक है, 10 रुपीज। 2011-12 में जो राइस है उसका प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब हमें निकालना है 2020-21-22 में रियल जीडीपी, ठीक है। अब रियल जीडीपी में हम देखते हैं कि इस साल हमने क्वांटिटी कितना किया। हमने राइस प्रोड्यूस किया इस साल सपोज 100 केजी, तो रियल जीडीपी हमारी कितनी हो गई, 1000 रुपीज। अब वहीं पे नॉमिनल जीडीपी क्या होती है पता है? रियल जीडीपी यानी कि प्राइस आपके बेस ईयर का रहेगा और क्वांटिटी आपकी जो करंट ईयर है उसकी रहेगी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो रहेगी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी में आपका जो रहेगा प्राइस भी उसी ईयर का रहेगा और जो क्वांटिटी रहेगी वो भी उसी ईयर की रहेगी। सपोज यानी कि इस साल 2020-21 में हमारा हुआ था राइस 100 केजी, और सपोज उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई 15, तो टोटल हमने कितना किया, 1500 रुपए। तो नॉमिनल जीडीपी कई बार, यानी क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से हो जाती है इसलिए वो बढ़ जाती है। लेकिन अब इसमें ये बोला है एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रियल जीडी यानी होल्ड मस्ट बी ट्रू, ठीक है, मस्ट बी ट्रू है। तो रियल जीडीपी विल इंक्रीज, रियल जीडीपी क्योंकि आपकी इकोनॉमी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अब सपोज अगले साल हमने किया 120 केजी, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। अब यहां पे हमने अगले साल 120 केजी ये तो प्रोड्यूस किया, लेकिन अब राइस के जो प्राइस है वो हुआ 8 रुपए, तो क्या हुआ, 960 रुपीज हो गया। तो क्या ये बढ़ा या घटा?
ये घट गया, क्योंकि ये उस समय के प्राइस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। हम प्रोडक्शन तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन प्राइस की स्टेबिलिटी नॉमिनल जीडीपी में रहती नहीं है, जबकि रियल जीडीपी में प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है। इसलिए जो यहाँ पे प्राइस की स्टेबिलिटी है, इस कारण से ये कंटिन्यूसली बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस भी अप्स एंड डाउन होता जाता है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी का भी जो साइज है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अगर प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी भी दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो ये ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसको आप फिक्सली नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ सेम भी रह सकता है, यानी रियल जीडीपी का, कि सॉरी, जिस रेट से पहले बढ़ रहा था उसी रेट से बढ़े। तो केवल जो एक है, दैट इज द राइट आंसर। सो फिफ्थ का होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट्स द सिक्स्थ वन। इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग recession then which of the following must be a true। ठीक है, अगर रेसेशन हो रहा है तो क्या होगा। अब आप एक चीज बताइए, रेसेशन हो रहा है तो आपके नॉमिनल जीडीपी, रेसेशन में एक चीज याद रखिए कि चीजें कम भी हैं लेकिन प्राइस तो बढ़ जाएंगे, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कम होगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी का कम होगा, ये डिक्रीज इन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये आप फर्मली नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम होगा, रेसेशन यानी कि आपका प्रोडक्शन कम है, प्राइस और बेस ईयर का प्राइस ले रहे हो, प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है और प्राइस जो है वो है आपका बेस ईयर। ठीक है, 2011-12 का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी जो रियल जीडीपी है रिसेशन के टाइम पे, वो फर्मली जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नेशनल इनकम किसी कंट्री की किस हिसाब से डिसाइड होती है, तो नेशनल इनकम को आप ये भी बोल सकते हो नेट नेशनल इनकम भी यही होती है। तो नेट नेशनल इनकम निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला जो होता है, आपको जीडीपी आपने निकाला, ठीक है, जीडीपी प्लस NFIA। अब NFIA क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमने जो चार फैक्टर पहले बात किए हुए थे, उन चार फैक्टर से हमने जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है ना, इनकम फ्रॉम, ये आती है NFIA कि हमने पाई या दी, यानी कि हमारे यहाँ जितने लोगों ने सर्विस दी, कैपिटल दिया, उस पर हमने कुछ पैसा दिया होगा, और हमारे यानी लैंड वैंड और लेबर्स ने जाके जाओ कहाँ की दूसरे देशों में काम किया, और उससे जो हमने पैसा पाया होगा, उसमें नेट में हमने क्या पाया या क्या खोया, कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव, जब उसको जीडीपी के साथ करते हैं देन वी गेट द GNP। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल इनकम आपने ऐसे निकाल ली, और जब GNP आप निकाल लेते हो, तो GNP में से जब आप डेप्रिसिएशन हटा देते हो, ठीक है, जब जीडीपी में NFIA किया तो आपको मिल गया GNP। अब जब GNP में से GNP माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या होता है कि आप सपोज आपने कोई, तो ये आपका आ जाता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन यानी सपोज मैंने एक घर बनाया और उसकी यानी कि उसको रखा कि हाँ यार 50 साल तक चलेगा, तो हर साल उसका एक सर्टन अमाउंट डिप्रिसिएट होगा, कि सपोज उसकी जो वैल्यू 50 लाख थी, अगले साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 48 लाख। ओके, यानी धीरे धीरे उसकी वैल्यू में होता जाएगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो एनएनपी का हमने ये फॉर्मूला देख लिया कि भाई जीडीपी निकाला, जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को हमने किया तो जीएनपी, और उसमें से जीएनपी में से जब हमने डिप्रिसिएशन को हटा दिया, देन वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्शन, और नेट नेशनल प्रोडक्शन ही जो होता है नेट नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, ओके, तो
ये जो था, ये जो नेट नेशनल इनकम था, ये फॉर्मूला है, आप इसको वो नहीं बदल सकते। लेकिन ये जो पहले था, ये कैलकुलेट किया जाता था आपका 2015 से पहले, ये किया जाता था फैक्टर कॉस्ट पे। अब ये किया जाता है मार्केट, यानी मार्केट में जो प्रेजेंटली जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो एन एन आई, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द ए इज द राइट आंसर, सेवेंथ का ए। ओके, एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम? ग्रॉस नेशनल इनकम को से रिलेटेड कौन सी वाली यानी इसमें सही है? ग्रॉस नेशनल इनकम के जैसे जीएनपी हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अब हम यही वाली चीज को हमें यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। इट इज द इनकम अर्न बाय द कंट्रीज रेसिडेंट, यप, इट इज द इनकम अर्न बाय द कंट्री रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बोथ, नो, नॉन रेसिडेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस बाई एनएसओ, अभी बताया मार्केट प्राइस पे की जाती है। यप, ठीक है, इट इज इक्वल टू द जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं, आपको जीडीपी जब निकाल रहे होते वो ऑलरेडी क्या रहता है, यही वाला फॉर्मूला जीएनपी का ये दिखा रहा है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफ आई ए, तो ये हो गया गलत। सो व्हाट इज द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। नाइन क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्स बोथ आर इंक्लूड एज पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ओके, फॉर्मूला याद हो दो, तो अगर आप लोग बोलते हो तो मैं एक बार फॉर्मूले को फिर से भी कर देता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वलेंट टू द नेट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने यही वाला देख रहे थे। नेट फैक्टर इनकम वो चार फैक्टर्स इनकम है जो हमने पाते हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहता है हमने कोई सामान मंगाया, ये सामान की बात हो रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी हमने कोई सामान मंगाया और उसके बाद अलावा हमने कोई और सामान वहां पे भेजा, तो उसका जो नेट आता है वो एक अलग रहता है, ये याद रखिएगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ये दोनों वो चार फैक्टर्स से जो रहता है, एल स्क्वायर सी ई, इनसे जो आती है वो ये वाली इनकम होती है, वो अलग होती है, तो ये गलत है। ठीक है, अब प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्सेस बोथ आर इंक्लूडेड, अब इसके लिए आपको होना चाहिए फॉर्मूले के बारे में जानकारी। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं ऊपर की सारी चीजों को थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब जीवीए बेसिक प्राइस, जीवीए क्या होता है कि भैया एक सेक्टर में कितने किसका बेसिक प्राइस बीपी, तो इसको निकालने के लिए रहता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। अभी हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। प्रोडक्शन टैक्स हो गया कि लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यूज में जो हम देते हैं ना, प्रोडक्शन के समय में हमें लैंड रेवेन्यूज और इन सब में जो टैक्सेस देते हैं वो वाले कहलाते हैं प्रोडक्शन टैक्स में। और प्रोडक्शन सब्सिडीज यानी हमें जैसे रेलवेज में मिल गई जो सब्सिडीज, ठीक है, माल भाड़ा और इस सब में सब्सिडीज मिल गई, वो उसमें आ जाती है, रेलवेज की सब्सिडीज इसमें आ जाती है। अब अगर इसके हिसाब से हमने निकाला जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, अब हम जब जीवीए बेसिक को प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स यानी पर्टिकुलर उस पर जो जीएसटी वीएसटी जो लगता है वो प्रोडक्ट टैक्स हो गए, प्रोडक्ट सब्सिडीज यानी कि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल के लिए अगर कोई सब्सिडीज दी हुई है तो प्रोडक्ट सब्सिडीज हो गई, तो ये निकल आता है जीडीपी। ओके, ये भी जीडीपी निकलेगा आपका मार्केट प्राइस पे। ओके, तो ये वाला जो है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दैट्स द राइट, बट दैट इज नॉट अ राइट।
ठीक है, तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यूजिंग बिलो इज द ए। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किसी देश की वेलफेयर यानी अगर वहां के लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस पैरामीटर से पता चलेगा? पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, पर कैपिटा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइस। पहली बात तो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर कांस्टेंट प्राइस आ रहा है उसको पहले से एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस से आपको पता नहीं चलेगा कि भैया बेस ईयर के हिसाब से हम थोड़ी वेलफेयर देखेंगे, 10 साल पहले का जो डाटा है उसके हिसाब से थोड़ी देखेंगे कि आज वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस को आप कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि नेट नेशनल इनकम अब हर के हाथ में कितनी आ रही है? जीडीपी कभी भी ये नहीं बताती कि भाई आपके उसमें किसके हाथ में कितना पैसा और ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें, लेकिन एक के हाथ में कितना आ रहा है ये इनकम के थ्रू, कि हाँ जिसके हाथ में जितना पैसा पहुंच रहा है यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी हो पा रही है, वो हमें ज्यादा अच्छे से बताता है कि जब पैसा होगा तभी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर अपना एक जीवन यापन कर पाएगा, ठीक है, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड वो यानी मेंटेन कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं हो जाता इवन करंट प्राइस में। तो आपको ये पता है कि कांस्टेंट प्राइस तो होगा नहीं, करंट प्राइस में नेट नेशनल इनकम जो आएगी और उसको पर कैपिटा में जब हम निकालेंगे वो भी करंट प्राइस में, तो वो सही मेजर करके बताएगा कि वेलफेयर कैसे हो रहा है, ठीक है। अब 11th वाला थोड़ा ट्रिकी है, सही से पढ़िएगा। देयर इज अ चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ। कि एक कंपनी है भैया, ये इंडिया है, इंडिया में एक चाइनीज की कंपनी है, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट है मेड बाई, वो किसका पार्ट होगा? इंडिया की जीडीपी में होगा, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर से याद करिए, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो भैया हाँ ये होगा, ठीक। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जीडीपी का तो पार्ट होगा चाइनीज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन बोलता है कि जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ पे करो, आप कहीं और पे भी अगर हमारे रेसिडेंट हो, चाइनीज क्योंकि बोला ना, चाइनीज कंपनी है, अगर वो हमारे यहाँ पे भी काम कर रही है तो भी अगर यहाँ पे चाइनीज जीडीपी होता, जो कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन जीएनपी है, इस कारण से ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइनीज रेसिडेंट कहीं पे भी प्रोडक्शन कर रहा होगा, वो उसकी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो बोथ आर दी राइट, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, ठीक है, जीएनआई के बारे में ये पूछा गया है कि इट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन टैक्स। तो आपने अभी देखा हुआ था जीएनआई के बारे में कि क्या ये प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड करता है, और आपके बारे में क्या बोलता है कि नहीं, इट्स इंक्लूड द ट्रांसफर फ्रॉम द, select the correct answer using the code given below, ओके। तो ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन टैक्स, ओके। इट इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो। एक्चुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट आता है उससे एक नया टर्म डिफाइन दिया जाता है इकोनॉमी में, उसको किया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी जब आप जीएनआई जो निकालते हैं, जो हमने ऊपर निकाला था, जीएनआई को जब हम ये जो नेट ट्रांसफर पेमेंट है, जो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, नेट ट्रांसफर पेमेंट, इसको कर देते हैं ऐड, तो हमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। ये एक नया टर्म है, बस इसको माइंड रखिए कि हाँ ये होता है जीएनआई में। आप नेट ट्रांसफर फॉरेन एनटीएफए को इंक्लूड नहीं करते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द ए इज द राइट आंसर, ओके।
It's include the production tax, but it's not include the transfer payment from the rest of the world, GMI. Okay, 13 question था, which of the following constitute the investment in the economy? ठीक है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किस किस चीज को शो करता है? तो प्रोडक्शन ऑफ द कंजप्शन ऑफ गॉड्स नहीं, कि कंजम्पशन यानी हम जो प्रोड्यूस यानी कस्टमर वाले रहते हैं उनको गुड्स को कंज्यूम करना यानी कि बर्गर बनाना, ये सब दे आर नॉट टू बी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, हाँ, जो मशीनरीज बना रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस नहीं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, इट्स ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, केवल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी। लॉजिकली सोचिए ना, इन्वेस्टमेंट जो बना रहे, यहाँ पे हम खरीद रहे हैं फिर वो कोई प्रोडक्ट कोई और चीज में कर रहा है, लेकिन जो आप मशीनरीज में आपने वो पैसा लगाया हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया ना। बिल्डिंग में जो आपने लगा दिया वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया ना, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दे कैपिटल गुड्स, दे आर दी, यहाँ पे कंज्यूमर कंजम्पशन वाले सर्विस या वो तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, रिटेन नहीं रहता उसमें पैसा। ठीक है। 14 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इम्पोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखिए जितना भी इन्वेस्टमेंट की बात जो होती है वो हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी चीज में हो वो भारत में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कोई चीज हम लेके आए और हमारे घर में नहीं हो रही है तो वो कहने के लिए तो हमारी है लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इंपोर्ट कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, यप। ठीक है, कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट, यप, क्योंकि वो हमारे यहाँ हमने बनाया लेकिन हमने दूसरे के यहाँ भेज दिया क्योंकि उसने हमें पैसा भेजा, तो वो चीज हमारी इकोनॉमी में तो कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो ही नहीं रही है ना, हमने उससे कोई इंडस्ट्रीज तो स्टेब्लिश करी नहीं, नॉट पार्ट। बोथ आर द राइट, सी इज द राइट आंसर। Which of the following statement could be true for the high saving rate in economy? ठीक है, अगर किसी इकोनॉमी में हाई सेविंग रेट है तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? अगर हाई सेविंग रेट है तो इन्वेस्टमेंट हाई हो सकता है, यप। आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा, सपोज 100 रुपए कमा रहे हो, 70 रुपए बचा रहे हो, तो चांसेस है कि आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं करोगे। हायर कंजप्शन, ये कैसे हो सकता है यार? पैसा बच ही रहा इसलिए है ना क्योंकि आप खर्चा नहीं कर रहे हो। कंजूस के पास पैसा तभी बचता है जब वो खर्चा नहीं कर रहा होता है, यानी बिल्कुल पैसे के प्रति रोक के रखा हुआ है, तो हायर कंजम्पशन होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता उस इकोनॉमी में। अब हायर एक्सपोर्ट इसलिए हो सकता है, सपोज आपने हाई इन्वेस्टमेंट, हायर सेविंग हुई, आपने हाई इन्वेस्टमेंट किया, हाई इन्वेस्टमेंट करके भैया प्रोडक्शन जो है वो एकदम से ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ होम कंजप्शन जो है वो तो कम है, तो अब आपने उसको कर दिया एक्सपोर्ट, तो वो तो हो गई, तो हायर एक्सपोर्ट, क्योंकि कंजम्पशन घर में कम है तो हायर एक्सपोर्ट होगा। तो 15 का कौन सा है? बी। ओके। 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? तो मशीनरीज एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी होता है क्योंकि एक फिक्स्ड हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स, ठीक है, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स भी जो हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और वैल्यूएबल मेटल्स जो हैं दे ऑल ऑल्सो कंसिडर ऑन इट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो हैं दे आर कंसिडर अंडर द पार्ट ऑफ द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 17 question, despite being a high saving economy, capital formation may not result in a significant increase in output due to, यानी हाई सेविंग इकोनॉमी है उसके बाद भी भाई साहब यानी जो आपका कैपिटल है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये उतना नहीं हो सकता।
हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, यप, COR। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है ना, यानी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी क्या है, ये बताता है कि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी यानी कि कोई कैपिटल कितना ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव है या नहीं है। यानी सपोज हम हर चीज की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज ये देख लेते हैं, आपको समझा देता हूँ। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या रहता है कि हमने कैपिटल लगाया इतना, यानी कि सपोज आपने लगाया कहीं पे 10 रुपए और उससे आपने 5 चीजें बना दी, ठीक है, तो आउटपुट हो गया 2। वहीं पे आपने 10 रुपए लगाया और आपने निकाली केवल 2 चीजें, यानी 2 चीजें बस बना पाए। 10 रुपए में सपोज, यानी बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, 10 रुपए में आपने बना ली 5 शर्ट, रियलिस्टिक नहीं है लेकिन फिर मना लेते हैं, 10 रुपए आपने लगाया और 5 शर्ट बन गई, तो आउटपुट कितना होगा, एक शर्ट पड़ गई 2 रुपए की। यहीं पे आपने वो बनाई 2 शर्ट है, तो आउटपुट कितना हो गया, 5 का। तो जिस जगह पे आपको 10 रुपए लगाने पे 5 आउटपुट मिल गया, वहां पे आपका COR कम है, ठीक है। तो कम कैपिटल लगाने पे आपको वहां पर, यानी कि अगर आपको एक और शर्ट बनानी है, ये नेक्स्ट वाला स्टेप हो जाएगा कि अगर आपको वहां पे और भी, यानी जैसे वो बोलते हैं ना कि ज्यादा इसमें ये बनानी है, जैसे COR है कि आपका COR है कि आपको यहाँ पे आ गया 2 रुपए, तो अब आपको एक यूनिट बनाने के लिए किसी एक प्लेस में, अगर आपको एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनानी, तो कितना कैपिटल और देना पड़ेगा, एक शर्ट और बनाने के लिए 2 रुपए और लगाना पड़ेगा। और वहीं पे दूसरी जगह पे अगर आपको एक यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है, तो आपको कितना रुपए लगाना पड़ेगा, 5। तो जहां पर COR कम होता है, ठीक है, वहां पर कैपिटल कम लगाने पर ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि वही हो जाता है कि एक आपने एक यंग लेबर ले लिया और वो यंग लेबर किसी दीवार को, यानी 5 यंग लेबर लेके आपने किसी दीवार को बनाना शुरू किया और उनने एक दिन में काम कर दिया, और वहीं पे आपने थोड़े एजेड वाले जो लेबर हैं उनको लिया और उनने उसी दीवार को बनाने के लिए 3 दिन ले लिए। तो कौन सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहा, यंग वन वाला, क्योंकि आपने वहां पे पैसा लगाया और वहां पे आपको बहुत अच्छे से जो चीज है वो प्रोड्यूस होके मिल गई। यही होता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब अगर हम 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में क्या होता है, इट शो हाउ इफिशिएंटली द न्यू कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। यप, यानी मैंने आपको बताया था कि ICOR ये बताता है कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा चीज कोई प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मुझे वहां पर कितना, यानी वो क्या बोलते हैं, कितना कैपिटल और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताता है कि वो प्लेस कितनी ज्यादा इफिशिएंट है, वो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वो कितना ज्यादा इफिशिएंट है। इट्स सो हाउ इफिशिएंटली द न्यू कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। यप, it is the extra unit of capital required to produce one additional unit of output. Okay, it is the extra unit of capital required to produce one additional output, ठीक है, कि आपको एक एक्स्ट्रा सर्ड बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा वन, आपको 10 नहीं है, कितना कैपिटल चाहिए रहेगा, 2। और वहीं पर दूसरे प्लेस में आपको एक एक्स्ट्रा सर्ड बनाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए रहेगा, 5। तो कौन सा ICOR कम हुआ, ये वाला। यहाँ पे बंदा इन्वेस्ट करना ज्यादा चाहेगा, इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा इस प्लेस में। ये सेम लाइक है, इसको मान लीजिए गुजरात, इसको मान लीजिए बिहार, कि बिहार में ICOR है 5 और गुजरात में ICOR है 2, ठीक है। तो बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कि भैया 2 रुपए लगाऊंगा तो वहां पे ही एक एक शर्ट बन जाएगी, यहाँ पे 5 रुपए लगाने पे मेरे को एक शर्ट मिलेगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वन एडिशनल आउटपुट को यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। It is the extra unit of output produced from one additional unit of capital. ना one additional unit नहीं,
वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को यहाँ पे मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल। तो ये गलत है। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट। यप, ये सही है। तो आपका हो गया 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, सॉरी 3 तो रॉन्ग है, 1, 2 एंड 4। राइट आंसर इज सी। कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किस चीज को यानी लीड करेगा? इंक्रीज इन आईसीआर नहीं, डिक्रीज इन आईसीआर नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसको आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि उससे आईसीआर में वृद्धि होगी या कमी होगी। सो ये कोई जजमेंट वो नहीं कर सकते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड ऑन गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी। यप, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नेंस कैसी है। अब बिहार में गवर्नेंस अच्छी नहीं रहेगी या यूपी में, तो क्यों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? इस कारण से, क्योंकि ये कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम करती हैं। ओके, तो ये सही है। इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर कम होगा, ठीक है, कि आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाओगे, ठीक है, C/O होता है, ठीक है, कि आप 10 यूनिट निकाल पा रहे हो 1 रुपए लगा के, तो वो तो कम हो रहा है, तो इस कारण से इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यप, बहुत ठीक है। 21st क्वेश्चन, फॉर अ सस्टेन हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। हाई ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए क्या जरूरी है? राइजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मिनिमम। यप, पहले ही स्टेटमेंट सही था कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए आईसीओआर को कम रखते हुए, ठीक है। राइजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ना, लोग भाग जाएंगे भाई साहब। इंक्रीज कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कीप इन्वेस्टमेंट एट द कांस्टेंट रेट नहीं। बेस्ट सुटेबल है ए, ऑल ऑफ द अबव है ही नहीं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी इज डिक्रीज देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी कि हम 100 चीजें बना सकते हैं लेकिन हम बना केवल 80 चीजें रहे हैं, तो क्या होगा? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो विल डिक्रीज। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बताइए। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो आप जितना लगाते थे, यप, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो आपका इसमें आ गया, ठीक। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो विल डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप कंपेरेटिवली कम चीजें बना रहे होंगे उतने ही कैपिटल में, यानी कि 1000 डाल के आप 80 चीजें बना रहे होंगे, तो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो आपका डिक्रीज होने की जगह बढ़ेगा। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। यप, क्योंकि आप पहले 100 चीजों को बनाने में जितना खर्चा कर रहे थे, जितना लेबर लग रहा था, उतना ही लेबर 80 यूनिट चीजों को बनाने में लगेगा। ओके, सो ये वाला आपका जो कॉस्ट होगा 80 यूनिट में उतने ही लेबर लगने के कारण 80 यूनिट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इस कारण से जो आपका आंसर है वो होगा। इफ द फैक्टर इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल विल बी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी अगर फुल कैपेसिटी से हो रही है तो हमेशा याद रखिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल है कि अगर हम थोड़ा सा और कैपिटल लगाएंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा अगर फुल उसमें कर रहे हैं। और वहीं पे अगर वो फुल कैपेसिटी से नहीं कर रही है तो अगर आप एक्स्ट्रा कैपिटल भी लगा, यानी आप सपोज ये बता दीजिए कि वो 100 का 100 बना रही है जितना बना सकती थी, आप थोड़ा और कैपिटल लगाएंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आपकी वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो इट्स गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन अगर वो फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर रही है और देन आप अगर मार्जिनल कैपिटल को यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ओके,
24 question. If a country growth rate is good but there is no corresponding growth in employment, then which of the following could be the reason? इंडिया में हो रहा है कि भैया ग्रोथ रेट अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट नहीं हो रही है, तो इसका क्या है, रीजन क्या हो सकता है? द ग्रोथ रेट इज कमिंग फ्रॉम द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यप, ये सही है। अब देखते हैं, द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बट नॉट बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब पहले से वाली चीजें प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही होंगी। अगर प्रॉपर पहले से यूटिलाइज नहीं हो रही है तो अब इन्वेस्टर आएगा ही नहीं। द ग्रोथ रेट द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम द बोथ एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टर को लगता है ना कि पहले से जो चीज यूटिलाइज की जा सकती थी वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है, उसके बाद भी जो हमारा यानी ये है कि यहाँ पे डिमांड बनी हुई है, तभी वो इन्वेस्ट करता है, अदरवाइज वो इन्वेस्ट करता नहीं है। नन ऑफ दी अबव नहीं है। सो बेस्ट सुटेबल लग रहा है कि आपने जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी आपने उसी पे काम किया, आपने न्यू कोई कैपेसिटीज नहीं बनाई हुई है, दैट्स वाई आपका जो रिजल्ट है वो उतना नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए, 24 का ए। Economic growth in a country will necessarily have to occur if there is a technical progress in the country। जरूरी नहीं है कि टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाए, जबकि टेक्निकल प्रोग्रेस के साथ साथ अगर उसको यानी ग्रोथ नहीं मिली, यानी कैपिटल नहीं मिला उस टेक्नोलॉजी को, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपने इनोवेशन कर लिया लेकिन पैसा ही नहीं है उसको मोनेटाइज करने के लिए, तो क्या करोगे? देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री। पॉपुलेशन ग्रोथ बस अकेले होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, दैट्स द मस्ट थिंग। कैपिटल फॉर्मेशन हो तो बाकी आप कुछ नहीं चाहिए, आप टेक्निकल जो इनोवेटर्स हैं उनको अपने पास बुला सकते हो। जैसे अमेरिका में कैपिटल फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है, जापान में है, लोग अपने पास आ जाते हैं, यूएसए में, जापान में, वहीं पे जाके काम कर रहे होते हैं, वहीं पे इनोवेशन कर रहे होते हैं, तो बस हो गया। 26, a country is going through a phase of industrialization, which of the following statement are correct? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो कैपिटल टू लेबर रेशियो इंक्रीज। कैपिटल टू लेबर, कैपिटल को यहाँ पे मान के रखिए, ये हो रहा है मशीनरी, कैपिटल यानी मशीनरीज, ठीक है। कैपिटल टू मशीन लेबर रेशियो यानी सी, यानी मशीनरीज अपॉन लेबर। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मशीन बढ़ेंगी और लेबर्स होंगे कम, तो ये वाला जो रेशियो है वो ओवरऑल होगा, बढ़ेगा, तो ये तो है सही। प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इंक्रीज, हाँ, क्योंकि एक लेबर पहले बना रहा था 10 चीजें, जब मशीन के साथ बनाएगा तो वो 100 चीजें बनाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जो चारों फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, फिर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों की बढ़ेगी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Which of following statement are correct about to the CPI rural, CPI urban and the CPI combined index के लिए कौन से सही है? Inflation data is published by the NSO. Yep. The base year is 2011-12. Yep. Factual है. It is released for all India and for state and UT separately on the monthly basis. Yep. 1, 2, 3. All of the above. Consider the following. Consider the statement regarding the various inflation indexes published in the country. Sorry. Wholesale price index WPI does not represent the inflation in service. Yep, ये सर्विस में इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विस। यप, ये करता है। सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन ऑफ इम्पोर्ट गुड्स ऑल्सो। हाँ, दोनों ही, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं ना उनको, इसलिए ये इस चीज को इंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई आप उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हो। CPI does not represent the inflation in capital and intermediate goods. Yep. So right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होलसेल प्राइस WPI, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स
इंक्लूड प्राइस चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। एग्रीकल्चर का करता है क्योंकि ये प्राइमरीज इसमें आ जाते हैं आर्टिकल्स में, ठीक है। माइनिंग्स ये भी प्राइमरी आर्टिकल्स में आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। और इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक है। तो इन चारों चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी इज लिंक विथ विच ऑफ द सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स। इंक्लूड यानी ये कनेक्टेड है, लिंक है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। 7th पे कमीशन जो है उसने इस चीज़ की रिकमेंडेशन करी थी, ठीक है, और उसी के बाद से इसको इसके साथ लिंक कर दिया गया था। 31st क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे, इनमें कुछ बताने का नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। जो आगे के होंगे तो हम उन पर बात भी करेंगे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट होलसेल प्राइस इंडेक्स series with the base year 2011-12, base year 2000. The weightage of the commodities in the WPI basket are fixed till the revision change in the base year. जब तक बेस ईयर में चेंज नहीं होगा, जो कमोडिटीज हैं, जो 3 कमोडिटीज का रेंज दिया हुआ है बास्केट में और उनके लिए जो वेटेज फिक्स किया गया वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि हर बार उसको चेंज करना ईजी नहीं होता है। तो जब बेस ईयर का ये डिसाइड किया गया है कि जब बेस ईयर में चेंज होगा तभी उस चीज को चेंज किया जाएगा, इन बिटवीन उस चीज में चेंज नहीं किया जाएगा उनके वेटेज में। ओके, द वेटेज ऑफ कमोडिटीज इन द WPI बास्केट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट ऑफ द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये गलत है। आपका थर्ड पॉइंट है, the weightage of the commodities in the WPI basket are determined based on the domestic production plus net of import. ओके, दैट इज द राइट कि हाँ, नेट ऑफ द इम्पोर्ट कितना है इसको ध्यान में रख के फिर आप वेटेज निकालते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन हैज द हाईएस्ट वेटेज। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना ये इसमें किसको कितना वेटेज दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसका राइट आंसर वैसे पहले बता देते हैं, 31 का है 134। राइट आंसर इज सी, ठीक है। सो प्राइमरी आर्टिकल्स जो हैं इनको वेटेज दिया गया है अराउंड 22%, ठीक है। उसके बाद अगर देखा गया फ्यूल एंड पावर को, इसको दिया गया अराउंड 13%। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं एक, उसको सबसे ज़्यादा दिया गया है 64%। तो बस इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसको दिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स को 22 एंड फूड एंड पावर, फ्यूल एंड पावर को जो दे दिया गया है 13%। ओके, ये एक्चुअली थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन है कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है। मे बी ईपीएफओ में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इट्स बेसिकली ईपीएफओ के कंसिडरेशन में हमने डाल दिया है। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज 2020-23 is 8% and nominal growth is in the GDP over the same period is 12%, then the GDP deflector in this period, ठीक है। आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? इसका रहता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला रहता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो आपको ये निकालना है कि भैया बढ़ गई यानी 8% से बढ़ी। तो अगर ये मानते हैं 2020-21 में, 21-22 में ये थी सपोज 100 थी, तो 22-23 में ये हो गई 108, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और रियल जीडीपी के बेसिस पे ये हो गई 112। तो आपने फॉर्मूले में रख दिया 108 अपॉन 112 इंटू 100, तो ये आ जाता है अराउंड 3.7% के अराउंड पे। तो आपका आंसर आ जाएगा लेस देन 4%। यूपीएससी वाले इसको ना ध्यान दें, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला रख के बस इसको निकालने का है, नथिंग एल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी क्या कहलाती है कि जैसे आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, जैसे आपकी इनकम थी पहले सपोज 1 लाख,
ठीक है, 1 लाख थी, और 1 लाख के बाद आपकी हो गई 1 पॉइंट, रियलिस्टिक रखते हैं 1.2 लैक्स। तो उसके कारण आपके कंजम्पशन में किस तरीके का परिवर्तन आया, ठीक है। तो अगर वो चीजें जिनकी आपकी नीड में वृद्धि नहीं हुई, यानी जो पहले आप जैसा कंजम्पशन करते थे 1 लाख की सैलरी में वैसे ही अभी भी कर रहे हो, तो नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट्स कहलाते हैं कि हाँ भाई दाल चावल इनके ऊपर। लेकिन जिनके कंजम्पशन में आपने एकदम से वृद्धि कर दी, जिनको आपने यूज करना बढ़ा दिया, वो कहलाती है लग्जरी। यानी कि 20,000 ज्यादा आ गया तो भैया अब तो आईफोन लेना ही है यार, अब तो किसी भी तरीके से आईफोन 14 हम लेके रहेंगे, तो वो कहलाते हैं लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स टू चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। यप, अभी आपको बताया कि उसकी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण उसकी पर्टिकुलर चीज की डिमांड, पहले वो आईफोन लेने से बच रहा था लेकिन अब पैसा बढ़ गया तो उसने सोचा कि हाँ मैं ले लेता हूँ, तो मेजर द रिस्पॉन्स करता है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ अ पर्टिकुलर गुड्स रिप्रेजेंट अ नेसेसिटी और अ लग्जरी। हाँ, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी किसी चीज के लिए इनकम ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम है तो वो वस्तु आ जाती है नेसेसिटी में, और अगर उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इतने में मत जाइए, इसके बारे में हम बता सकते हैं कि अगर आप पहले से उसमें खर्चा कर रहे थे और बाद में उसमें खर्चा करने पे आप, यानी कोई आपका चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो नेसेसिटी वाली हो रही है। आप पहले भी उसको इंपॉर्टेंट देते थे और आज भी। लेकिन जब आपके एकदम से खर्चा बढ़ा और आपके पास एकदम से इनकम बढ़ी और आपने बोला कि नहीं यार आईफोन लेना है या बाइक लेनी है, रॉयल एनफील्ड तो चाहिए ही चाहिए, तो वो होता है। तो हाँ, ये दोनों ही सही है और राइट आंसर इज सी। तो ज्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को ही भूल जाएंगे। ओके, 34. Which of the following statements are true regarding the terms of trade of the country with the another country? Terms of trade क्या होता है? It is, यानी बेसिकली अगर बोला जाए TOT होता है कि आपने हाउ मच इम्पोर्ट एंड इकोनॉमी कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, कि आपने एक यूनिट कोई चीज किसी को एक्सपोर्ट करी। सपोज आपने 1 किलो सेब, 1 kg एप्पल आपने किसको कर दिए, बांग्लादेश को, ये उसकी वैल्यू कितनी थी, सपोज आप मान लिए 150 रुपए, आपने ये बांग्लादेश को भेजे। अब यूनिट आपने किसी को एक्सपोर्ट की हुई है, उससे कितने यूनिट आप अदर चीजें मंगवा सकते हो, और वहां पे मान लो कि संतरा है 50 रुपए kg, ऑरेंज जो है वो 50 रुपए kg है, तो 150 रुपए में आप कितने किलो ऑरेंज मंगा सकते हो, 3 kg। तो ये हो जाता है टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि एक यूनिट एक्सपोर्ट करने के बदले में हम कितने यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी, कोई भी जरूरी नहीं कि हम एप्पल ही इंपोर्ट करेंगे, हम कोई और चीज, यानी 1 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो उससे हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू द इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, ठीक। यप, इट इज अ इंडेक्स का रेशियो होता है, इट्स नॉट अ रेशियो ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट इज अ रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, नॉट एक्स, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जो इंडेक्स रहता है उनका रेशियो रहता है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट्स अ कंट्री कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट द गुड्स। अभी हमने ये समझा कि आपने यूनिट, हाउ मच इंपोर्ट अ कंट्री कैन गेट फॉर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, हमने एक यूनिट एक्सपोर्ट करके कितना हम इंपोर्ट कर पाएंगे, ये इसमें मेजर किया जाता है। टीओटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर यही जो सेब है अगर 250 रुपए का हो जाएगा तो टीओटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टीओटी बढ़ेगा, क्योंकि आप 5 kg यानी 250/50 करोगे तो टीओटी हो जाएगा एक्चुअली 5। हम निकालते ऐसे हैं टीओटी को कि यूनिट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड द टोटल अमाउंट विच वी गेट फ्रॉम इम्पोर्ट, ठीक है। तो टीओटी 5 हो जाएगा, तो वो आपका, अगर आपका एक्सपोर्ट का जो इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो वो आपके इसमें टीओटी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करेगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द सी। Which of the following is a common measure of degree of openness of economy?
किसी इकोनॉमी की ओपननेस कैसे पता चलती है भाई साहब? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये कैसे बता दोगे यार? बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना कम या ज्यादा इससे थोड़ी पता चलेगा। ट्रेड बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस एट अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं ये हमें बताएगा कि हाँ हमारी जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। सो राइट आंसर इज डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया। Export of goods and the service as a percentage of GDP has steadily decreased in the last decade. Steadily यानी continuously बोल रहा है export, ठीक है। जब भी ये वर्ड आ जाए ना यूपीएससी में भी आ जाए तो ये मानिएगा ये गलत ही है, ठीक है। Import of goods and service as a percentage of GDP has steadily increased, क्योंकि ये ऐसा 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 होता है, ठीक है, ये भी गलत है। Trade as a percentage of GDP has steadily decreased in the last decade, तीनों स्टेटमेंट एक ही वर्ड से। सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव इन द लास्ट 10 ईयर्स, यप ये सही है, कुछ चीजें कभी कभी सही हो जाते हैं, ठीक है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 37। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैड द हाईएस्ट शेयर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लास्ट ईयर? 2023 में बजट का क्वेश्चन है कि भैया कौन सी चीज सबसे ज्यादा हुई है, तो दैट्स द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। और इंपोर्ट में जो किया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्रूड पेट्रोलियम जो है उसको हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया था। 37 का है ए। व्हाट वर द रीजन विच लीड टू द बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969 में बैंक का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो क्यों हुआ था भैया, ये रीजन ये पूछ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस वॉज मोस्टली इन अर्बन एरियाज, जब रूरल एरियाज में थी ही नहीं, इस कारण से भी होता है क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना था, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज, जब बैंकिंग फैसिलिटीज इनको नहीं मिल रही थी। बैंक क्रेडिट वॉज नॉट यूटिलाइज फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज, यानी प्लान ने जो डिसाइड किया हुआ था 5 ईयर प्लान बनते थे ना, उनके हिसाब से बैंक ध्यान नहीं दे रहे थे, प्राइवेटाइज अपने हिसाब से कर रहे थे, बोले जाओ तुम हटाओ यार, तो इस कारण से भी था। ईज एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउस, या ये भी था। तो ऑल ऑफ द अबव आर द रीजन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ओके। द टर्म सिग्नी ओरेज एक वर्ड है जो अभी यानी जब प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज के बारे में बात हुई कि सिग्नी ओरेज ये होता है कि जब जो सेंट्रल बैंक रहता है, यानी आपको पता है कि सपोज प्रिंट करता है कोई, मनी प्रिंट किया उसने, और मनी का जो कॉस्ट है अराउंड 500 का एक नोट उसने बनाया, वो बना तो 50 रुपए में लेकिन बेचा उसने कितने में, 500 में, तो उसको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 450। तो ये जो 450 जो प्रॉफिट होता है ना उसको मेकिंग से, नोट मेकिंग से, ये सिग्नी ऑरेंज कहलाता है, यानी कि ही गॉट द प्रॉफिट, सेंट्रल बैंक जस्ट प्रिंटिंग अ मनी, you got the profit, यानी कि the actual value to manufacture that money it's so low but the final value, the face value which you got, यानी आपको जो फेस वैल्यू उसकी मिली वो बहुत हाई थी एज कम्पेयर टू जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू उसकी, और ये करेंसी में ही होता है, बाकी उसमें तो आपको बहुत यानी टेक्नोलॉजी और ये सब डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है कि सिग्नी ऑरेंज, जब जो सेंट्रल बैंक रहता है वो ऐसा करता है कि जो करेंसी को प्रिंट करके जो प्रॉफिट कमाता है उसको सिग्नी ऑरेंज कहा जाता है। तो इसका अगर देखा जाए, द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन, या दैट्स द राइट। द रेवेन्यू, सम जगह पे रेवेन्यू भी लिखा हुआ है लेकिन रेवेन्यू वैसा नहीं होता है, इसको प्रॉफिट में ही कंसिडर किया जाता है मैक्सिमम इकोनॉमिक्स के द्वारा, तो हम ए को ही लेके चलेंगे, रेवेन्यू इज नॉट अ राइट थिंग, ओके। इट इज द कॉस्ट ऑफ द मनी क्रिएशन, नहीं। द बैकअप ऑफ द फिजिकल गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रिंट करेंसी, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द सिग्नी ऑरेंज, सिग्नी ऑरेंज में क्या क्या चीजें पार्ट होती हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व कीप्ड विद द आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन, यस
एक जो मनी आरबीआई अपने पास रखता है उसमें वो इंटरेस्ट भी प्राप्त करता है, तो ये इसका पार्ट रहता है। इंटरेस्ट ऑकरिंग फ्रॉम द बैंक बैलेंस कीप्ड विद द सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, सीआरआर की बात हो रही है, एक रखते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन टैक्स इस इनडायरेक्टली वे में जो सिग्न्योरेज रहता है कि आपने पैसे प्रिंट किए और इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दिए, तो भाई जो आपकी टोटल वैल्यू थी जो चीज़ों की, वो तो एकदम से अप्राइज हो गई ना, क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये एक तरीके से इन्फ्लेशन टैक्स का भी काम करती है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। 41. If a country has fixed but adjustable exchange rate, then consider the following statement. Inflation in a country may make its export less competitive. ठीक है, पेज है, तो इन्फ्लेशन आपके उसको लेस कॉम्पिटिटिव बना देगा, यस। इफ अ कंट्री devalue its currency in proportion to the inflation, then its export may remain competitive. सही बोल रहे हैं। देखो, इसका बेसिक ये हो जाता है कि क्लोज इकोनॉमी है, जैसे चाइना, आपके इंडिया की इकोनॉमी को मान लें कि क्लोज है, लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन पहले हमारे पास जो चीज़ थी, चीनी थी, वो 30 रुपए की मिल रही थी, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप अमेरिका में जा रहे थे तो $1 में अगर 60 रुपए का मिल रहा था, तो हम 2 किलो चीनी खरीद सकते थे। और वहीं पे $1 में 1 केजी चीनी मिल रही थी यूएसए में, ठीक है। शुगर की बात हो रही है। तो अब जो एक्सपोर्टर रहेगा वो यहाँ से 2 केजी चीनी खरीदेगा और उसको यहाँ पे बेच देगा यूएसए में, तो उसको बेनिफिट्स होगा। लेकिन अब सपोज इन्फ्लेशन इतना हो गया कि भारत में भी जो 60 रुपए में 1 केजी चीनी मिलने लगी, ठीक है। अब 1 केजी चीनी अगर 60 रुपए में मिलने लगी तो $1 के बराबर हो गई, ठीक है। $1 के बराबर हो गई तो भैया यहाँ से खरीद के वो यहाँ पे भेजेगा ही क्यों, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन सपोज अब हमने डिवैल्यूएशन किया और हमने अपने रुपये की वैल्यू कर दी 120 इसको $1, यानी 120 रुपए बराबर $1। तो फिर से वही हो गया कि अब हमें फिर से 2 केजी चीनी मिलने लगी $1 में, और फिर से हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ गया। तो ये इफेक्टिवनेस के कारण। सो व्हाट इज द राइट आंसर इज द सी। Which of the following statement are true regarding the India's present exchange rate system? India's का present exchange rate system कैसा है? RBI regulate the rupee dollar rate, नहीं भैया, RBI कभी नहीं करता, ठीक है। IBI generally intervenes in the forex market indirectly, इंटरवीन करता है, ठीक है। और आरबीआई केवल एक मार्केट को इंटरवीन नहीं करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई अराउंड दो से तीन मार्केट हैं जिनको रेगुलेट भी करता है। आरबीआई रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट, यप, आरबीआई फॉरेक्स मार्केट को भी करता है, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए, मनी मार्केट को भी ये रेगुलेट करता है। और समहाउ गवर्नमेंट, यानी पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है उसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। तो 2 and 3 आर द राइट, द डी इज द राइट आंसर। आरबीआई इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू कंटेन द वॉलेटिलिटी इन द रुपीज, यप। एकदम से नहीं, अगर वो स्टेडली यानी बाजार की मांग आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर रुपीज का प्राइस बढ़ रहा है तो आरबीआई इंटरवीन नहीं करता है। और अबाउट यानी 60 डेज में अगर प्राइस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, 60-30 ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर 2 डेज में एट सडनली अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो ये इंटरवीन करता है, ओके। टू सेट अ प्राइस बैंड फॉर रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, नहीं, बैंड प्राइस कोई नहीं करता क्योंकि एक फिक्स्ड काइंड ऑफ दी सिचुएशन हो जाएगी, तो ये नहीं करता है, केवल ए इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चंस है, ठीक है। If two countries have the same rate of inflation, their PPP exchange rate, purchasing power parity exchange rate will remain constant, ठीक है। पहली बात तो ये होना चाहिए परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है,
The price of the goods will be the same in the both the countries when convert at the PPP exchange rate. ठीक है, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी होता क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी ये होता है कि सपोज एक पर्सन है इंडिया में, एक पर्सन है यूएसए में, दोनों को सेम काइंड ऑफ द लाइफ स्टाइल जीनी है, ठीक है। यानी सपोज इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि किसी एक बंदे को नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीनी है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो लेवल, जो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करता है, सपोज आपने ऑयल यूज़ कर लिया, फूड यूज़ कर लिया, उन सब का एक बास्केट बना लिया आपने और उन्हीं की वैल्यू निकाल ली। अब सेम चीज़ों का बास्केट यहाँ पे बनाया और उनकी वैल्यू निकाल ली, तो इनका जो एक रेशियो रहेगा वो बताएगा परचेसिंग पावर पैरिटी की ये कैसा रहता है। कि सपोज इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे इंडिया में किसी को एक बर्गर खाना है और बर्गर का प्राइस है सपोज 40 रुपए, ठीक है। और वहीं पे यूएसए में बर्गर का एक प्राइस है $1, ठीक है। तो परचेसिंग दोनों की कमोडिटी सेम है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज फॉर बर्गर, ठीक है, पर्टिकुलर कमोडिटीज के हिसाब से। अब अगर एक चीज जो यहाँ पे बोला गया है, इफ टू कंट्रीज हैज द सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देयर पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, अगर यहाँ पर 10% इन्फ्लेशन दोनों ही देशों में होता है तो परचेसिंग पावर पैरिटी कितना हो जाएगा? $1.1 एंड 44 रुपीज, सेम बढ़ेगा, ठीक है। तो इट्स राइट। अगर 10% सेम बोला हुआ है इन्फ्लेशन, इफ द सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो तो द प्राइस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन द बोथ द कंट्रीज व्हेन द कन्वर्ट एट द पीपीपी। यप, जो ये रहता है प्राइस ऑफ द गुड्स सेम, इसके हिसाब से ये रहेगा। तो बोथ बी फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। Which of the following statement are true in the case the currency of two countries are at purchasing power parity? अगर purchasing power parity यानी कि आप एक चीज ये बताइए कि 1:40 का जो है ये purchasing power parity हमने पहले निकाला था, अगर ये करेंसी ऑफ द टू कंट्रीज आर एट द परचेसिंग पावर पैरिटी में तभी हो सकती हैं जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट इसी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये तभी होगा जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट और परचेसिंग पावर पैरिटी इक्वल हो जाएंगे, तभी ये वाली जो टर्म्स ये बोल रहे हैं कंडीशन वो फुलफिल होगी। सो देखते हैं, पीपीपी एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जब ये होगा तभी द करेंसी ऑफ द टू कंट्रीज आर एट अ परचेसिंग पावर पैरिटी के लेवल पे होंगी। सो राइट आंसर इज ए। ओके, 46 इज अ इजी वन, जैसे यूपीएससी कई बार पूछ लेता है ना, उसी हिसाब से ये बनाया भी गया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के मजा भी आएगा। If Mr. X has 20 crores in India and Mr. Y has 1 crore in US and whatever Mr. X can consume in India with rupees 20 crore, the same item can be consumed by the Mr. Y in 1 crore in US. ये जंका वंका हो गया। If both of them with their money meet at the place other than India and US, then who will be the richer? ठीक है, ना इंडिया में मिल रहे हैं ना यूएस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे होंगे? क्योंकि वहां पे तो दोनों एक्चुअली वैसे, ठीक है, मिस्टर एक्स रिच होंगे, मिस्टर वाई होंगे, इक्वली रिच होंगे, विल डिपेंड ऑन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ दैट कंट्री। कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो उस कंट्री का है वो इंडिया के साथ कैसा है और यूएसए के साथ कैसा है, क्योंकि हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देख रहे थे, ना कि हमने कंपैरिजन किया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से। सो डी इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डिफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर ट्रेड डिफिसिट होता है तो हमारे पास हम डॉलर कंटिन्यूसली लूज करते जाएंगे, ठीक है, जैसे 1991 में हुआ था, हम डॉलर लूज करते जाएंगे तो रुपीस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो जिसके कारण डिप्रिसिएशन ऑफ, यानी डॉलर हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है, हमारी डिमांड डॉलर की और बढ़ती जाएगी, ठीक है, डिमांड में डॉलर की जो है वो और भी वृद्धि हो जाएगी। सो इस कारण से जो रुपीस का होगा वो होगा डिप्रिसिएशन। जैसे बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कम होना चाहिए, इंपोर्ट भी जरूरी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डिप्रिसिएशन ऑफ कंट्री करेंसी? ठीक है,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा तो हमारे पास डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। राइज इन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो बाहर से दूसरे देश से लोग आएंगे और हमारे यहाँ खर्चा करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ उस तरीके से जरूरी, यानी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है तो वो चीज हमारे को उस चीज को इम्प्रूव करेगी, यानी कि हमारे पास और भी डॉलर आएगा, तो ये चारों चीजें हमारे लिए इम्प्रूव करेंगी। तो वो व्हाट इज द राइट आंसर इज द डी, ठीक है। द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री with its trading partner can be best measured through which of the following exchange rate, ठीक है। the this thing is best measured by the real effective exchange rate, okay। the export effectiveness जो रहती है, एक्सपोर्ट इफेक्टिवनेस जो चीज रहती है वो मेजर की जाती है आपकी 3 से 4 चीजों को ध्यान में रख के, ओके। उसके लिए आपको देखना रहता है डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। अब्रॉड में प्राइस, एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब जो बात है कि जैसे इसने बोला हुआ है कि एक्सपोर्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्री विद ट्रेडिंग पार्टनर्स कैन बी अ बेस्ट मेजर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। अब अगर सारी चीजें आपकी अगर कांस्टेंट दो कंट्रीज के बीच में देख रहे हो तो आपका आप नॉर्मली निकाल सकते हो रियल इफेक्टिव, अगर इफ टू कंट्रीज, अगर टू कंट्रीज के बीच में अगर आप ये चीजों को देख रहे हो तो रियल एक्सचेंज रेट के थ्रू आप निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि आप निकाल रहे हो ग्रुप ऑफ दी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में, कि एक से दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, यानी एक्सपोर्ट इफेक्टिवनेस कैसा है, क्योंकि आपको नहीं पता। सपोज आपने बोला कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपका बढ़ा, यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो आपका बढ़ गया, लेकिन आपके घर में उस चीज का प्राइस भी बढ़ गया, यानी कि सपोज आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपके फेवर में है लेकिन डोमेस्टिक प्राइस उसका आपके फेवर में नहीं है, यानी कि आप पहले 40 रुपए की चीज थी, आप जब एक्सपोर्ट करने जा रहे हो 50 रुपए की होगी, ठीक है। तो फिर आपको महंगी खरीद के बेच रहे होगे तो इफेक्टिवनेस में इसकी डिपेंड, यानी आपकी जो वैल्यू है वो आप सही तरीके से वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। इसलिए जब हम एक्सचेंज यानी एक्सपोर्ट इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को करते हैं व्हेन कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस फॉर मोर देन टू कंट्रीज, ओके। सो वी यूज दिस टर्म। इफ रूपी इज एप्रिसिएटेड इन रियल टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर, देन अगर हमने रुपीस को एप्रिसिएट किया, यानी कि सपोज पहले हम $1 में 60 रुपए मिल रहे थे, अब एप्रिसिएट हो गया तो $1 में 50 रुपए मिल रहे, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो इफेक्टिवनेस है वो हो जाएगी कम, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज, क्यों? क्योंकि पहले हम $1 में, यानी कोई बंदा आ रहा था, यानी जो $1 यहाँ पे खर्चा कर रहा था और 60 रुपए मिल रहे थे और 60 रुपए में ज्यादा चीजें खरीद के फिर वो एक्सपोर्ट कर दे रहा था। अब वो वही $1 से केवल 50 रुपए लेगा, ठीक है। यानी पहले अगर 10 बनाना लेके यहाँ पे 6 मिल रहे थे और 6 रुपए, यानी आप मान लो कि 10 रुपए एक बनाना मिल रहा था तो पहले 6 बनाना ले रहा था और उसको यूएसए में भेज दे रहा था। अब क्या हो रहा है, अब वो केवल 5 ले पा रहा है और उन्हीं को भेज पा रहा है, तो इफेक्टिवनेस जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमारी हो जाएगी डिक्रीज। यप, सो व्हाट इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आंसर आपको लग रहा है कि नहीं उतना सही नहीं है, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, हम उस पर सेपरेट एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे
और बेसिकली अभी हम फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज शेयर, like and subscribe, okay, to Foresight IS, and thank you for watching, and be with me, and best of luck. Thank you.